नमस्कार, मेरा नाम विशाल गढ़वी है और मैं बड़ौदा में सीनियर सिविल जज हूँ। जनवरी 2021 में मेरी डॉटर यशवी को जीबीएस और वो भी सीवियर जीबीएस हुआ। उसके कारण वो करीबन 73 डेज वेंटिलेटर पर रही, लेकिन भगवान की कृपा से उसको रिकवरी आ गई। और उसके बाद पोस्ट जीबीएस रिकवरी फेज में हमारे न्यूरो फिजिशियन ने हमको डॉक्टर अभिनव, उनसे हमारा कांटेक्ट करवाया और डॉक्टर अभिनव को हमारी पूरी केस स्टडी भेजी। डॉक्टर अभिनव ने हमको और हमारे फिजियोथेरापिस्ट को पूरा गाइड किया और जिसकी बदौलत आज यशवी कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि 99% उसको रिकवरी आ गई है। थैंक यू डॉक्टर अभिनव। Hi, I am Anurag. I am a senior consultant with a leading MNC in IT industry. My body is paralyzed down my shoulder. I am sustaining myself and my family. Also, I am working for the empowerment and rehabilitation of people with spinal cord injury like me across India. All of this could not have been possible without rehabilitation. I would like to give my special thanks to Dr. Abhinav, who has always backed me. मेरा नाम प्रतिभा है। मैं बेगूसराय बिहार के एक छोटे से गांव से रहने वाली हूँ। मैं अभी बैंगलोर में जॉब करती हूँ। मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। अवेयरनेस नहीं होने की वजह से 9 सालों तक मैंने अपने घर में ही बिताया और 9 सालों के बाद मुझे रिहैबिलिटेशन के बारे में पता चला और मैं रिहैब लेने के लिए गई। रिहैब में मुझे अभिनव सर मिले। जब भी कुछ होता है तो अभिनव सर हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू पॉडकास्ट इंडिया। हमारा आज का एपिसोड पीएमआर के ऊपर है। अब आप पूछिएगा पीएमआर क्या होता है? पीएमआर यानी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं रखते हैं कि कैसे ये ट्रीटमेंट हमारी लाइफ को रीडिजाइन करता है और साथ में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। टॉपिक तो सीरियस साउंड कर रहा है, बट आई प्रॉमिस कि माहौल इस सीरियस टॉपिक में भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हमारे आज के चैट बडी एक एमडी डॉक्टर तो है जो पीएमआर एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको दबंग डॉक्टर भैया या डॉक्टर बुलेट के नाम से बुलाया जाता है। उनका स्वैग और सरकाज़म और ज्ञान तो खतरनाक है ही, लेकिन उससे ज़्यादा उनके पेन किलर से भी इफेक्टिव इनसेन किलर आइडियाज़ एंड बातें किसी भी पेन की ऐसे छुट्टी कर सकता है। तो चलिए रिहैब के सफ़र की बातें आगे बढ़ाते हैं और हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने चैट बडी को, डॉक्टर अभिनव सिंह। हाय भैया। हाय। और शुड आई कॉल यू दबंग डॉक्टर भैया? आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं, यू कैन कॉल, आई डोंट माइंड। मेरा काम मायने रखता है। बट व्हाई आर यू कॉल्ड दबंग डॉक्टर भैया और बुलेट भैया? क्यों, पहले ये बताइए हम लोग को। इसलिए कि आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन। मैं बकवास बर्दाश्त कम करता हूँ। काम की बात, नो बकवास, मेरा फिलॉसफी है और जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ। मुझे एक ही चीज़ पता है कि कोई भी बीमारी न जात, न औकात, न धर्म, न कौम कुछ नहीं देखती है, सब बराबर मानती है। तो जो उसका इलाज कर रहा है वो कैसे डिफरेंस देख सकता है? मेरे ओपीडी में सब मरीज बराबर है और हर मरीज को हम कोशिश करते हैं कि उसकी ही भाषा में समझाएं, कम्युनिकेट करें। मुझे 10 से ज़्यादा भाषा की समझ है, टूटी फोटी बहुत सारी भाषाएं बोल लेता हूं ताकि लोगों से कम्युनिकेट हो सके। उसमें भी बहुत तरह की बातें होती हैं, जैसे आप हिंदी इंग्लिश फेंट के बोलती हैं तो हम भी हिंदी इंग्लिश फेंट के बोलेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, हम लोग उसको वीआईपी सिंड्रोम कहते हैं, जिसका मतलब हमारे कोड वर्ड में होता है वेरी इडियट पर्सन। तो उनको भी उनकी ही भाषा में समझा देते हैं। एक मिनट, व्हाट वेरी इडियट पर्सन? इडियट पर्सन, व्हाई सो? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वीआईपी हैं, उन्हें सब कुछ उनके अंडर में दुनिया चल रही है और उन्हें ये पता नहीं होता है कि व्हाइट कोट पे जो मास्क लगा के आदमी बैठा है वो भी एक इंसान है और उनके समस्या का समाधान उसके पास है। वो अपना गर्मी अगर दिखाते हैं उस सफेद कुर्ते पैजामा का, उनके वहम होता है कि वो बहुत काबिल है, तो वो वहम तोड़ के फिर उनको होश में ला के फिर उनका इलाज हम कर देते हैं। उन्हें समझना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। मैं इलाज करने आया हूँ, इलाज मुझे उसी वक्त करना होता है, उसी वक्त सबका कर देता हूँ। तो मतलब आप लोगों को इमरजेंसी और डेफिशिएंसी के बीच में समझा देते हैं?
हाँ, कि difference लोगों क्या है? को समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज ओपीडी में सॉल्व होना है, कौन सा आईपीडी में सॉल्व होना है, कौन सा इमरजेंसी में होना है। B12 की डिफिशियंसी ओपीडी में अगर सॉल्व होनी है तो ओपीडी में ही है। कोई अभी इस दुनिया में आया नहीं है जो उसको कन्वर्ट करवा दे कि इमरजेंसी में दीजिए क्योंकि हम वीआईपी हैं। अगर वो करेंगे तो उनको उनकी ही भाषा में समझा दिया जाता है। तो चलिए, ये तो पता चल गया कि आपको डॉक्टर दबंग डॉक्टर भैया और डॉक्टर बुलेट क्यों बोला जाता है। बुलेट तो बिकॉज ऑफ योर वाहन, राइट? यस, मैं सबसे कंफर्टेबल मुझे बुलेट ही लगता है। मैं डेली कम से कम 100 किलोमीटर चलाता हूँ मजे में। 100 किलोमीटर मेरे लिए आम बात है। तो आप डेली अप एंड डाउन करते हैं पटना की सड़कों पे इन दिस वेदर कंडीशन? मैं नॉट ओनली इन दिस वेदर कंडीशन, इन एवरी वेदर कंडीशन, जो कि आप अगर देखेंगे तो मेरे हाथ का रंग और चेहरे का रंग दोनों का अंतर बताता है कि मैं कंफर्टेबली चला रहा हूँ। मेरा हाथ बिल्कुल काला हो चुका है, मेरा चेहरा सफेद गोरा है। सफेद गोरा इसलिए है क्योंकि मैं एक हेलमेट पहनता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, तो पीएमआर क्या होता है, इसका रोल क्या है, एंड हमारे लाइफ में ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ओके, पीएमआर इज फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। इसको बहुत जगह रिहैबिलिटेशन कहते हैं, बहुत जगह रिहैबिलिटेशन एंड फिजिकल मेडिसिन कहते हैं। हर देश में अपनी अपनी भाषा है। इंडिया में उसको फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन कहते हैं, जिसमें पुनर्वास भी देखा जाता है। ले एक पार्ट ऑफ मेडिसिन है, स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है, जिसमें सर से पांव तक का इलाज होता है। ये हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। ये ओपीडी का प्रॉब्लम से लेके सॉल्व पेशेंट के ऑफिस तक के समस्या का समाधान निकाला जाता है। पेशेंट को आईसीयू के बेड से लेके उसके बेडरूम तक का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है मेडिकली, जिसमें एक एक चीज एक बीमारी के कारण जो प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है वो हमें सॉल्व करना है। किस तरह का बीमारी? वो बीमारी, दे आर ऑल डिजीज सर्वाइवर। कोई भी डिजीज दुनिया में हुआ, उससे सर्वाइव करके अगर लोग बाहर आ रहे हैं तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन आएगा उसका समाधान, वो डायबिटीज भी हो सकता है, वो एनी डिजीज विच यू मेंशन, कैंसर भी हो सकता है, वो स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर के कारण भी लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी हमारा रोल होता है। वी डोंट ट्रीट सिम्टम, वी मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ द सिम्टम एंड फंक्शनैलिटी। एक चीज और, ये बहुत बड़ी बात है और अनफॉर्चुनेट बात है कि जैसे झोला छाप मेडिकेशन चल रहा है, इलाज चल रहा है, उसी तरह झोला छाप रिहेबिलिटेशन भी बहुत भरा हुआ है। हर कोई, आप चले जाइए हर गली में, पटना में या किसी भी शहर में लोगों ने रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल रखा है, बट हॉलिस्टिक रिहेबिलिटेशन कहीं नहीं हो रहा है। कुछ भी लोग करवा दे रहे हैं, कुछ भी लोग समझ से बाहर कर दे रहे हैं। और उस गलत एक्सरसाइज के कारण अगर कोई पैरालाइज पेशेंट है, उनका क्या होता है, जो कुछ दिनों में घुटना या जोर जो होता है वो उसके बगल में एक नया हड्डी बन जाता है। उसको माइक्रो ट्रॉमा कहते हैं, जो कि गलत एक्सरसाइज देने के कारण हो जाता है या गलत ट्रीटमेंट देने के कारण हो जाता है। सो व्हेनेवर वी आर सीइंग कि समवन नीड्स अ हॉलिस्टिक अप्रोच, हर एस्पेक्ट को देखना होता है। सिर्फ एक्सरसाइज भी नहीं है, सिर्फ दवाई भी समाधान नहीं है, हर चीज का समाधान सर्जरी भी नहीं है। तो ओवरऑल टोटलिटी में जब भी हम देखेंगे सिचुएशन, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये एक टीम अलग अलग विंग्स के अंडर में वर्क होता है होलिस्टिकली, के मतलब कि एक डॉक्टर ही सिर्फ इस चीज को पूरा डिजाइन करता है? नहीं, इट इज अ टीम वर्क, जस्ट लाइक अ क्रिकेट। एक बॉलर होगा, एक बैट्समैन होगा, एक विकेट कीपर होगा, कुछ ऑलराउंडर होंगे, सब कुछ का रोल होता है। हमारी टीम बहुत बड़ी टीम होती है एक रिहेबिलिटेशन में। इसमें पीएमआर के डॉक्टर के अलावा ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। सबका रोल है हर तरह का, और जरूरत पड़ता है तो हम इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे स्पेशलिस्टों की भी मदद लेते हैं। अच्छा डॉक्टर, अब हमें बताइए कि बैक पेन आजकल बहुत ज्यादा है लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में, और इसमें क्या रिहैब के लिए आप सजेस्ट करिएगा, या रिहैब का क्या रोल है इसमें? रिहैब फिजिशियन का ही रोल है बैक पेन में, और किसी का उतना ज्यादा रोल नहीं है। अब आपके ऐसे लोग हुए, लॉयर हुए, ये लोग क्या करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, अपना लैपटॉप पर टप्पर टप्पर कर रहे हैं, तो उनका एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है। नहीं, मैं वर्कआउट करती हूँ। इट्स गुड, आप वर्कआउट करती हैं, आपके ऐसे मैंने वहां आपको नहीं कहा। अच्छा ठीक है। तो अच्छी बात है, आप वर्कआउट करती हैं, तो दैट मीन्स कि आप अच्छे रिहैब फिजिशियन के टच में होंगी, शायद मैं ही हूँ। तो उनका जो लाइफ स्टाइल है तो उसके कारण हो रहा है। अब ऊपर वाले ने हमारे हर ग्रुप ऑफ मसल्स को, बोन को हमारी जरूरत के हिसाब से बनाया है, उसकी मोबिलिटी डिसाइड की है।
अब जैसे हमारा नेक है, नेक का मसल्स ज्यादा मोबिलाइज करता है, कम स्टेबल होता है, ज्यादा तरफ चारों तरफ वो घूम सकता है। कमर या पीठ वाला रीढ़ का हड्डी जो होता है वो कम एक्टिविटी के लिए बना है, वो उसको स्टेबल करना है, क्योंकि उसको बड़े बड़े ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है रिब्स के थ्रू, तो उसको स्टेबल है। कमर अगेन यूज करने के लिए, एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए, झुकने के लिए, बैठने के लिए, तो वो काम अब बंद हो गया है। हर कोई एक सोफे पे बैठा है या एक टेबल चेयर पे डेस्क जॉब लोग कर रहे हैं, बैठे हैं, एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? बैक पेन हर कोई को हो रहा है, इवन डॉक्टर्स में भी ये हो रहा है, दिन भर ओपीडी में बैठे हैं, तो दर्द तो होना ही होना है। बैक पेन इज अ वेरी एपिडेमिक, सॉर्ट ऑफ एपिडेमिक इन आवर सोसाइटी। ऊपर से आजकल ये हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, एक तो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है, उसके कारण जकड़न आ रहा है। दूसरा ये हो गया है, अगेन सर्च इंजन का कमाल है कि कोई भी दर्द होता है, लोग उसमें बैक में एक बेल्ट पहन के घूमते रहते हैं। बैक के पास जो रीढ़ के हड्डी के अगल बगल में जो मांस है, उस मांस को ही आप बेल्ट पहन के और जकड़ दे रहे हैं, उसका यूज ही घटा दे रहे हैं। अगर वो यूज घट गया तो वो कुछ दिन में और वीक हो जाएगा, कुछ दिन में लोगों का स्पाइन आगे पीछे हो जाता है, वर्टिब्रा आगे पीछे, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ले लेके लोग घूमते रहते हैं। क्या कि डॉक्टर हमने बेल्ट पहन लिया, बेल्ट इजीली अवेलेबल है, और ऊपर से ऑनलाइन स्मार्टफोन की स्मार्टनेस अलग है। बिना एक पीएमआर स्पेशलिस्ट के एडवाइस के अगर कोई बेल्ट पहन रहा है, वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगेन एक चीज और, आजकल फैशन की दुनिया है, फैशन की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, हील वाली चीज पहन रहे हैं। पहले सिर्फ लड़कियां पहनती थी, आजकल तो लड़के भी लड़कियों को कम्पीट कर रहे हैं। अब हील के कारण क्या हो रहा है कि बैक पे का मूवमेंट थोड़ा अलग हो जा रहा है। उस मूवमेंट पे स्ट्रेस के कारण अगेन जैसा हमारा हील काम करेगा, उसी हिसाब से हमारा नी काम करेगा, और उसी हिसाब कोऑर्डिनेशन से हमारा बैक और शोल्डर को भी काम करना है, क्योंकि हम जिस तरह का जूता या चप्पल पहनेंगे उसी हिसाब से हमारा सारा जॉइंट को कोऑर्डिनेशन में काम करना है, वो आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन काम करता है, और वो एक बहुत बड़ा कॉज है दर्द का। दूसरा ये है कि आजकल कमर के साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि एड़ी में भी दर्द हो रहा है। वो एड़ी में दर्द खास करके नौजवानों में ज्यादा हो रहा है, वो महिलाएं हो या पुरुष हो। महिलाओं में वो आजकल क्या कहते हैं, वो सुअर का मुंह ऐसा एक जूता पहनते हैं वो लोग, और उसका, और वो कहते हैं कि ये पहन के चल रहे हैं, मटक मटक के चल रहे हैं। क्या चल रहे हो यार, वो तो तुम्हारा पूरा पैर के उंगली को कॉम्प्रोमाइज करके बैठा हुआ है, उसको तो ठीक करो। लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि फुटवेयर कैसा पहनना है जो आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर फुटवेयर इज अ मस्ट। ये अगर नहीं पता है तो आप फैशन की दुनिया में रहिए, दर्द का इलाज के लिए पीएमआर वाले बैठे ही है। बट ये तो मर्द ही ना औरतों को गोल्स देते हैं कि तू हाई हील पे नचे तो बड़ी सचे। हाँ, ये बात तो सही है, ये दिया करते थे, लेकिन अभी हमारा समाज इस तरह चल रहा है कि औरतें मर्दों से कम्पीट कर रही हैं, मर्द औरतों से कम्पीट कर रहा है, और उस चक्कर में फंसे पड़े हैं। सबसे मजेदार बात मैडम ये है कि आपने भी वही सुअर के मुंह वाले चप्पल पहन रखे हैं, उसे क्या ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? स्टिलेटोस। स्टिल एट ओज, टोज वोज कहाँ है? टोज तो उसमें मतलब टोज के लिए जगह नहीं है, स्टिल होकर के हेड हो। और ये भी लोग कहते हैं इस गलत फुटवेयर के कारण कि रात में गए तो ठीक था, सुबह पैर जमीन पे नहीं रख रहा है, वो प्लांटर फेसाइटिस उसको कहते हैं। वो उसका वही कारण है कि आपने अपने पैर के उंगली से लेके पंजों से लेके एड़ी तक का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। 75% ऑफ माई पेशेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ पेन इन द हील कॉल्ड प्लांटर फेसाइटिस डोंट नीड एनी मेडिकेशन। आप सिर्फ फुटवेयर मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा चेंजेस ले आइए चलने के तरीके में, जिंदगी बदल जाएगी। डॉक्टर अभिनव, हमें ये बताइए कि रूरल एंड अर्बन एरियाज में क्या रिहैबिलिटेशन का की जो सुविधा है वो ज़्यादा अवेलेबल है कि नहीं है, और डॉक्टर्स इसके बारे में क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, क्यों नहीं बताते हैं हमें? एंड क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है और एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन और डिजीजेस के साथ ये पैरेलल चलता है और लाइफस्टाइल को रीडिज़ाइन कर देता है, आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। तो अर्बन और रूरल एरियाज में कितनी अवेलेबिलिटी है रिहैबिलिटेशन की? एक बात है अर्बन और रूरल, जो आपने दो क्वेश्चन पूछा, एक अवेयरनेस का और एक अर्बन रूरल का। अर्बन रूरल में, रूरल एरिया में इट इज नील अफेयर इन बिहार, ऑल ओवर इंडिया, इन शॉर्ट ऑलमोस्ट नील है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा बहुत अब सुविधा आया है, लेकिन जीरो है। नो वन नोज अबाउट इट, व्हाट इज रिहेबिलिटेशन, व्हाई आई नीड रिहेबिलिटेशन। मेरा मरीज का एग्जांपल देता हूं कि वो
3 साल से अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उन्हें कमर में दर्द हो रहा था। 3 साल से? यस, 3 इयर्स वो कन्फाइंड थे क्योंकि उनकी एक्टिविटी लिमिटेड हो गई थी, कमर का मूवमेंट होता था तो उन्हें दर्द होता था। उनको हुआ क्या था? उनका डिस्क बल्ज था और स्पाइन के पास से जो नर्व निकलता है वहां पे दबाव था, एक तरह का सूजन उसे कह सकते हैं आम भाषा में। हर्निएटेड डिस्क? सॉर्ट ऑफ, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। फैसेट जॉइंट में भी प्रॉब्लम था, तो हमने उसको रिजॉल्व किया, उनको स्पाइनल इंजेक्शन दिया। उसके बाद वही आदमी अभी 15 दिन पहले मेरे ओपीडी आते हैं, बोले कैसे हैं बाबा, तो बोले बहुत अच्छा है, बहुत दिन बाद अब घूम रहे हैं। तो खुद से? खुद से। Oh, that is जो amazing. आदमी 4 लोगों के साथ आए वो खुद से घूमते हुए आए, और उन्होंने कहा कि एक चीज आपसे पूछना है जिसके लिए सब कोई मना कर रहा है। सभी लोग कह रहे हैं वो काम मत कीजिए, 3 साल से आपने नहीं किया है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा हम रोपनी करना चाहते हैं, रोपनी हो पाएगा हमसे कि नहीं? वो क्या होता है? रोपनी वो होता है जो खेतों में जाकर के धान ये सबको पौधे लगाते हैं लोग, वो होता है। अच्छा। तो उसमें वो रोपनी के लिए परमिशन मांगे मुझसे। मैंने कहा बतौर पीएमआर स्पेशलिस्ट मैं कहता हूँ आप जाइए, जाके रोपनी कीजिए। एज क्या थी उनकी? 60। 60? यस, 60 साल के आदमी। उन्होंने कहा, मैंने कहा आप जाइए कीजिए, क्योंकि रोजी रोटी भी मायने रखती है। of course. दर्द के कारण अगर वो आदमी खेत पे नहीं जा रहा है तो उसका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। लेकिन वो रोपनी करेगा तो आम आदमी जिस तरह रोपनी कर रहा है, 25 साल 30 साल का आदमी जिस तरह रोपनी कर रहा है वो नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कि उसका जॉइंट्स कैसे काम करना चाहिए, बैक का मसल कैसे काम करना चाहिए, जब वो झुक रहा है, जब बैठ रहा है, वो सारा ट्रेनिंग देके उसको रोपनी के लिए मैंने भेजा है। रोपनी का सीजन 1 आध हफ्ते में खत्म होगा। वो फिर मैंने कहा रोपनी करके आइए, फिर बताइए अगर कोई दिक्कत होगा तो समाधान निकालेंगे। अभी भी मैं जिस सेटअप का अभी मैंने एग्जाम्पल जो आपको दिया, वो आदमी रूरल एरिया का है, लेकिन उसके लिए मैं पेन डॉक्टर हूँ, पेन का फिजिशियन हूँ। यस, पेन इज आवर डोमेन, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को भी मैनेज मैं कर रहा हूँ, ये चीज उसको नहीं लगता। वो तो एक आम डॉक्टर के पास आया है जिसके पास दर्द के लिए गया और उसने उसका समाधान निकाला कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो। तो ये दिक्कत हो रही है। अर्बन में भी हर जगह नहीं है, हर कुछ स्टेट कैपिटल्स में ही ये सुविधा है, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। लेकिन स्लोली दिस रिहेबिलिटेशन इज ग्रोइंग। रिगार्डिंग एक और कहा कि और लोग और स्पेशलिस्ट इसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं। बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा कम है, टाइम बहुत लगता है रिहेबिलिटेशन में। इट इज अ टाइम टेकिंग जॉब। अगर रिहेबिलिटेशन में पैसा होता तो आज हम बुलेट पे नहीं रेंज रोवर पे घूम रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बट आई एम एंजॉयिंग माई जॉब। कुछ लोग हुए हैं ऐसे जो डिग्री लेते हैं, आते हैं और फिर आगे की जिंदगी कुएं की मेंढक की तरह जीते हैं। उनको लगता है कि उनकी ही दुनिया सब कुछ है, वही मेडिकल साइंस है। जो लोग उस कुएं के बाहर की दुनिया देख रहे हैं वो आराम से मेरे पास पेशेंट्स रेफर करते हैं। तो जिनको पता है कि इनकी जरूरत है तो वो भेजते ही हैं। सो रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। पहला, हम मरीज से को जितना पेशेंस चाहिए उससे ज्यादा डॉक्टर को पेशेंस चाहिए टू रिहेबिलिटेट। यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट पेशेंट इज गोइंग टू कम अप विथ। मिडल ऑफ द रिहेबिलिटेशन पेशेंट बोले आप आई एम फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड, यू कांट फोर्स हिम, नहीं 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 पूरा करो, यू कांट फोर्स हिम। और जगह और स्पेशलाइजेशन में 2 दिन 3 दिन में जो काम होता है हमें 3-3 महीना 6-6 महीना, वी इवन गिव अ ट्रीटमेंट ब्रेक। तो बहुत पेशेंस चाहिए। एंड ऑफ द डे हम जब बैठ रहे हैं तो पेशेंट के प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हैं, नॉट ओनली द मेडिकल प्रॉब्लम और पैथोलॉजी का जो फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट हो रहा है वो भी हमको सोचना पड़ता है। आज हम एक पेशेंट को बास्केटबॉल खेलना सिखा देंगे, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है कि उसको व्हील चेयर खरीद सके, तो वो सिखाने का 0 हो जाता है वैल्यू। उसको फिजिकली फिट कर दिए लेकिन वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, आपका सारा 3 महीने का मेहनत 0 हो जाता है। तो पेशेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए। धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोग अवेयर होंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। एब्सोल्युटली, बिकॉज क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि ये हर बीमारी के लिए पैरेलल चल सकता है और लाइफस्टाइल चेंजिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। तो ऑफ कोर्स आई एम रियली हैप्पी कि आई एम एबल टू ब्रिंग दिस अप एंड लोगों के सामने हम ये अवेयरनेस जगा रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन ट्रीटमेंट ऑफ almost every disease, right? Yes. Be it muscular or neurological or bone disease, injury से related Yes. या blood से related and even cancer से related. Yes. इसमें कितना important role है Yes. rehabilitation Yes. का। और इसीलिए जब भी पेशेंट रिहैब के लिए आता है, सपोज मान लीजिए कि एक कोई बुजुर्ग आदमी है, उनको घुटना का प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, तो उनका पहला एक एज अ पीएमआर स्पेशलिस्ट मैं पहला कोशिश करूंगा कि उनके घुटने के दर्द को मैनेज करूं। पेन मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो जो घुटना उनका घिस गया है या
ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, तो उसका क्या समाधान है, और उस ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नी के कारण उनका जो फंक्शनलिटी है, उनका दिनचर्या है, वो कैसे बदला है। अब सिर्फ उसका घुटना बदलवा देना ही समाधान नहीं है। घुटना बदलवाने के पहले भी बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो पीएमआर के अंडर में है, जो लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारा ऑर्थोसिस आता है, एक अलग तरह का कुछ पहनने के लिए देते हैं, नी सपोर्ट देते हैं, वो सब हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। बूढ़े लोगों की जो भी आपने बात की, तो यूजुअली देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस या घुटने की हड्डी घिस जाना, ये सब काफी बूढ़े लोगों में देखा जाता है, और जिसके कारण उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कन्फाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे में रिहैब क्या रोल प्ले करता है? फर्स्ट थिंग, जो आपने जिस तरह का प्रॉब्लम बताया कि बूढ़े लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक चीज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमेशा हम मरीजों को बताते हैं कि इट इज अ डीजेनरेटिव चेंजेस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग। यू हैव टू रियलाइज दैट एज वी ग्रो ओल्ड, these are the natural changes which will happen. What we can do is we cannot reverse it, but we can slow it down. ये चीज जब पेशेंट को पता होता है कि वो स्लो डाउन करने के लिए ही ट्रीटमेंट चल रहा है, और कोई फॉल्स होप मेरा डॉक्टर मुझे नहीं दे रहा है कि आपको बिल्कुल चंगा कर देंगे, आपको चला देंगे, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग बेहतर होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। तो सर्जरीज वगैरह रेकमेंड कर देते हैं पेशेंट को, फॉर फर्स्ट स्टेज ही में सर्जरी बोल देते हैं कि आप करवा लीजिए नी रिप्लेसमेंट, ये वो। तो लाइक इज इट ओके कि पहले सिम्टम्स को कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर होता है और उसके बाद सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, हम लोग जब 2-4 डॉक्टर साथ में बैठते हैं तो एक बड़ा कॉमन डिक्टम है जो यूज करते हैं कि इस तरह के दर्द में अगर पीएमआर वाला हाथ उठाएगा तभी सर्जन हाथ लगाएगा, और सर्जन जब अपना सर्जरी करके हाथ उठाएगा तो फिर पीएमआर वाला हाथ लगाएगा। तो इसमें प्री ऑपरेटिव भी हमारा रोल है, पोस्ट ऑपरेटिव भी हमारा रोल है। सपोज किसी का जब सर्जरी एकदम लास्ट ऑप्शन, हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एग्जॉस्ट कर जाते हैं कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब उसके लिए जाते हैं। और अगर सर्जरी हो गई तो सर्जरी के बाद का कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी के बाद ऐसा नहीं है कि घुटना में आदमी मैराथन दौड़ लेगा, उसके बाद भी रिहेबिलिटेशन का रोल होता है, मेडिकेशन का रोल होता है। आपने कहा बुजुर्गों की बात, आप सिर्फ घुटने की बात क्यों कर रही हैं? एक घुटने के कारण देखिए उस बुजुर्ग आदमी की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आता है। दर्द हुआ उसे, वो आदमी का फ्लूइड इंटेक घट जाएगा, वो पानी नहीं पिएगा, पानी कम पिएगा। क्यों पानी कम पिएगा? क्योंकि उसे बार बार बाथरूम ना जाना पड़े, रात को उठ के बाथरूम ना जाना पड़े। वो बुजुर्ग आदमी है, 60, 65, 70 साल का है, उसका विजन कंप्रोमाइज्ड है, वो बाथरूम में जाएगा, बाथरूम में जाके गिरने का चांसेस है। बाथरूम में गिरने का तो बहुत कॉमन फॉल रहता है। Exactly. बहुत डेंजरस जोन भी होता है। इसलिए होता है कि लोग अवेयर नहीं है कि वो पार्ट भी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। उसमें हमारे सोशल वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारी टीम के हिस्सा होते हैं। वो जाते हैं कि कैसे प्रॉपर वॉशरूम होना चाहिए, प्रॉपर हैंडल होना चाहिए, कैसे किस तरह का टाइल्स तक हम डिसाइड करते हैं कि क्या होनी चाहिए। लिटरली पीएमआर में आपको एक दर्जी भी दिखेगा, एक कारपेंटर भी दिखेगा, एक टाइल्स वाला भी दिखेगा, हर चीज हमें देखना होता है। अब उन्होंने पानी अपना कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया सिर्फ एक घुटने के दर्द के कारण। प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड बॉडी नहीं रहेगा तो स्किन में प्रॉब्लम आएगा, कल को यूरिन का प्रॉब्लम आएगा। बार बार वो पेशेंट बोलते रहेंगे कि मुझे मेरा यूरिन में जलन हो रहा है, जलन हो रहा है, जलन हो रहा है। 50 जांच होगा, जांच में इकोलाई आएगा, इकोलाई का आइडियली मैं तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस इट बिकम्स पैथोलॉजी। लोग आज के डेट में इकोलाई के देखते हैं रिपोर्ट, गूगल पे सर्च करते हैं और अनाप शनाप एंटीबायोटिक खाते हैं, क्योंकि वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि वो जलन जो हो रहा है वो इकोलाई के कारण ही। इकोलाई नॉर्मल पैथोजन है, हमारे ब्लडर में रहना चाहिए, हमको चाहिए। Really? अब लोग यस मस्ट है, क्योंकि वो हमारा ब्लडर का पीएच और ब्लडर का जो वॉल होता है उसके मेंटेन करने में मदद करता है। सो इकोलाई इज नॉट एट ऑल डिजीज ऑल द टाइम, दिस इज व्हाट पीपल हैव टू रियलाइज। प्लस सपोज ही इज अ मेल, 60 प्लस मेल है, तो लोग समझते हैं कि जलन बता रहे हैं, हो सकता है प्रोस्टेट हो, मुफ्त में बेवजह का जाके अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में पैसा लग रहा है। नो डाउट एज ग्रुप है, रिस्क है, वंस रूल इट आउट, सॉर्ट इट आउट। अनदर प्रॉब्लम फिर नी के कारण है कि वो आदमी सोशलाइज नहीं करेगा। वो अब अल्टीमेटली क्या होगा उसका इफेक्ट, अगर होलिस्टिक ट्रीटमेंट आप नहीं देंगे वो आदमी डिप्रेशन में हो जाएगा, समाज से कट जाएगा, किसी से बातचीत नहीं होगी। बुढ़ापे में ऐसे ही वो आदमी अगर रिटायर्ड आदमी है, जिंदगी एक 4 दीवारी में कैद है, मौका मिला शादी में जाओ, बर्थडे में जाओ, पार्टी करो, 10 लोगों से मिलो, ये मिलना बंद हो जाता है। तो एक घुटने मात्र के कारण शरीर का कितना सारा ऑर्गन इफेक्टेड हो रहा है, लाइफ आदमी का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये देखने वाली बात। मतलब एक चीज से हर चीज अफेक्टेड हो जाती है। लोग खुद भी तो इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं इस चीज को लेकर के, वो सोच रहे हैं कि बस दवाएं खा लो एंड बस हो गया। हाँ, ये
तो माइंडसेट है लोगों का, हर समस्या का समाधान दवा में ही खोज रहे हैं। लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो भुगत रहे हैं, उसके बाद बैठ के साइड इफेक्ट से झेल रहे हैं, तो हर तरह के साइड इफेक्ट्स। तो ऐसे माइंडसेट को ब्रेक करना और काउंसल करना और पुश करना, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। हाँ, ये डिफिकल्ट भी स्पेशली है। जो पीपल जो रूरल एरिया से आ रहे हैं, वो तो और भी इस चीज को लेकर के उनको जानकारी नहीं है। हाँ, मुझे इसमें कोई डिफरेंस रूरल और अर्बन में दिखता नहीं है, माइंडसेट मोर और लेस सेम है। लोग पढ़ लिख के भी वही समझते हैं कि रिहेबिलिटेशन इज ओनली एक्सरसाइज, जो कि बेवकूफी है। आपको मैंने अभी बताया था कि मेरा पेशेंट रोपनी करने जा रहा है, खेत में जा रहा है, उसका प्रॉब्लम तो सिर्फ कमर का दर्द था। कमर का दर्द सिर्फ सॉल्व करना हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं है, उसे कमर को मजबूत भी करना है और उसके फाइनेंशियल स्टेटस को भी मजबूत करना है। तो फाइनेंशियल बर्डन पर हम बात करेंगे कि क्या सरकार की कोई योजना है, आयुष्मान योजना जो है सरकार की, या कोई और ऐसी योजना जो रिहैब में सपोर्ट करती है, या इंश्योरेंस इसको कवर करती है? अनफॉर्चुनेटली नो, none of the insurance companies are covering rehabilitation because rehabilitation is a slow process and time taking process। एक बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे इंश्योरेंस का कि एक आदमी है, उसका कार में एक्सीडेंट होता है, उसके कार का इंश्योरेंस है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हो जाता है, वो रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई पैसा नहीं है। It is really unfortunate. इट इज अनफॉर्चुनेट। कुछ इंश्योरेंस किया जाता है लेकिन वो ट्रीटमेंट तक ही रह जाता है। और ये देखिए कि गाड़ी हमारे लिए आज के दिन में इतना मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि गाड़ी का रिपेयरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिहेबिलिटेटिंग अ ह्यूमन बीइंग जो उसी एक्सीडेंट में फंसा हो। जबकि बाहर की कंट्रीज डज कवर मतलब रिहैबिलिटेशन। यस, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां इंश्योरेंस और हेल्थ केयर बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये चीज मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। जो करना है पेशेंट को करना है, पेशेंट के माँ बाप को करना है, उसमें इतना फाइनेंसेस इन्वॉल्व होता है कि यू कांट इमेजिन। बाय द टाइम पेशेंट कम्स टू अस फॉर रिहेबिलिटेशन, दे आर फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली हर तरह से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक मरीज है, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ सपोज, और उस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पहले उसने ट्रीटमेंट करवाया। एक बूढ़ा बाप है, उसका फिक्स डिपॉजिट सारा खत्म हो गया, माँ का गहना बिक गया, छोटा भाई का स्कूल छूट गया, एडुकेशन छूट गया, सब कुछ खत्म है उसका, और वो रिहेबिलिटेशन उसको कोई सपोर्ट नहीं है, वो रिहेबिलिटेशन कहाँ से कराएगा? और इट इज अ टाइम टेकिंग। एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन में 3 महीना 4 महीना से लेकर 6 महीना तक चल जाता है। वो इमोशनली डिप्रेशन में रहेगा ही रहेगा, उसको इश्यूज आएंगी ही आएंगी, तो हम कहाँ से उसको सपोर्ट कर पाएंगे? सेम चीज अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज। किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ब्रेन इंजरी हो जाए, ये प्रॉब्लम आना ही आना है। एग्जॉस्ट फाइनेंशियली, नो वन कैन इमेजिन कि सिर्फ हर कोई दिक्कत होता है कि वो देखता है कि वो बीमारी क्या है, उस बीमारी के कारण जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, पूरा फैमिली जो पिस गया, पूरा फैमिली का फ्यूचर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो लोग देखने के लिए तैयार नहीं होते। सिर्फ सपोज इंश्योरेंस में हम लैक कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट में भी लैक कर रहे हैं, सोशल सपोर्ट में भी लैक कर रहे हैं, कितने दिन लोग करेंगे? मतलब एक इंसान अगर इस तरह से कोई इंजरी या कोई बीमारी हो जाती तो उसकी लाइफ बचाने के लिए सारे लोगों की, फैमिली मेंबर्स की लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। यस। तो ऐसे सिचुएशन में बीइंग अ रिहैब डॉक्टर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को, क्या करना चाहिए? फर्स्ट, डोंट प्ले विथ योर लाइफ, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे। जैसे लोग वेरी राइट, स्पेशली यंग लोग जो मरीन ड्राइव पर जो बाइक्स वगैरह स्पीड अप करके चलाते हैं, कितने एक्सीडेंट ऑलमोस्ट डेली बेसिस, इतने मतलब दिल दहलाने वाले एक्सीडेंट्स होते हैं। यस, ये अनफॉर्चुनेट है। मरीन ड्राइव पे या गंगा ड्राइव पे या बहुत सारा कॉज होता है। लोग रील बनाने के चक्कर में, आजकल तो नया ट्रेंड चला है, रील के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ये लहरिया कट जो लोग मार रहे हैं, उनको अंदर का रास्ता दिखाइए, उनको रास्ता दिखाइए अंदर का। हाँ, बाइकर्स कर रहे हैं, अंदर दिखाइए, अंदर का रास्ता, और कोई उपाय नहीं है। बिकॉज दीज मोरोज जो लहरिया कट मार रहे हैं, वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ऐसे लोग जब अगर इन लोग को कोई गाड़ी टक्कर मार देती तो उलट के अगले ही को गाली देते हैं। यस, ये भी टैलेंट है, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है। और ये मैं मानता हूँ हमारा एजुकेशनल सिस्टम का फॉल्ट है, जहाँ लोगों को ये सिखाया जाता है कि सामने वाले से लड़ लो, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करो। प्लस एज अ सोसाइटी फॉर डिसेबल्ड पेशेंट, disabled people, we have to rise. We have to rise not only by sympathy. I don't believe in sympathy for any of my patients. I have empathy only for my patients. I try to fit in their shoes, but I have to try to understand their issues and be some compassionate. प्लस जब सोसाइटी जागती है ना, तो ये इंश्योरेंस का प्रॉब्लम अपने आप जाग जाएगा। आज के डेट में डिसेबल्ड लोग जो है, सो वोट बैंक नहीं है तो क्यों कोई गवर्नमेंट इंश्योरेंस के लिए देगी?
उनके पास पैसा नहीं है तो क्यों इंश्योरेंस कंपनी पैसा लगाएगी? हर चीज मार्केट ड्रिवन है, हर चीज वोट ड्रिवन है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन जब सोसाइटी जागेगी, आज वो है कल हम हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा इंश्योरेंस सिस्टम सब कुछ सुधर जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार डिसेबल्ड लोगों को आई थिंक 400 से 1000 रुपया या 1100 रुपया पर मंथ अलाउंस सैंक्शन की है स्टेट का। यस, ऊँट के मुंह में जीरा। दैट्स इट, आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ कहा जा सकता है। मेरा जो एक पेशेंट है, जो एक है आरा जिला का है, उसको देखिए, वो आदमी खुद ऑटो चला रहा है, खुद मछली बेच रहा है, वो नेशनल लेवल का एक बास्केटबॉल प्लेयर है। उसको क्या है, उसका व्हील चेयर का कॉस्ट कितने दिनों में आएगा पता है? 1100 रुपए के हिसाब से। आप कैलकुलेट करवा लीजिए, मतलब 5 साल वो भूखे पेट रहेगा, तब अपना जाके एक व्हील चेयर, प्रॉपर स्पोर्ट्स व्हील चेयर खरीद पाएगा। इज दिस एनफ? कौन कहता है? बकवास बात है ये कि हम 1000 कर देंगे, हम 2000 कर देंगे। आई डोंट थिंक सो। प्रॉब्लम इज दिस, सब कुछ दे देंगे, दान दे देंगे। क्यों? व्हाई यू वांट टू गिव हिम भीख? डोंट गिव हिम भीख, गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। वेरी ट्रू, अपॉर्चुनिटी आप उसको दीजिए कि जो उसका स्किल है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी वो दीजिए। ग्रो करे। तो डॉक्टर अभिनव, हमें ये बताइए कि रिहैब का जो रोल है सिर्फ फिजिकल हेल्थ को टेक केयर करता है कि मेंटल हेल्थ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? हमारे जितने पेशेंट आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज हु नीड्स रिहेबिलिटेशन, स्पेशली जो सम डिजीज सर्वाइवर है, बहुत सीवियर डिजीजेस है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरे हैं, मतलब जिन्होंने एक तरह से मौत को छू के जो वापस आते हैं ना, उनके रिहेबिलिटेशन में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आज वो आदमी चल रहा है, कल नहीं चल रहा है। दर्द एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा हो तब भी तकलीफ देती है, ना हो तब भी तकलीफ देती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव मेंटल इश्यूज, लो मूड, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारा प्रॉब्लम आता है, एंड वी हैव टू सॉर्ट इट आउट इन रिहेबिलिटेशन। तो इंजरीज वगैरह वाले भी जो पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें पीएमआर कैसे सपोर्ट करता है, क्या उसका रोल रहता है? मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ब्रेन इंजरी, बेसिकली न्यूरो रिहेबिलिटेशन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक पेशेंट है। अब उसका प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, वो अभी चल रहा था, कल से नहीं चल रहा है। उसका स्पाइन में उसको फिक्सेशन किया गया, उसको ठीक किया गया, बेहतर किया गया, स्पाइन का स्टेबलाइजेशन हुआ। नाउ बाय द टाइम ही इज इन आईसीयू, उसने देखा, रियलाइज किया कि उसको पैर चला ही नहीं पा रहा है। ही कैन नॉट फील कि पैर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसे पूछा गया कि बाथरूम पता चल रहा है, बाथरूम पता नहीं चल रहा है। वो ही कैन नॉट कंट्रोल हिज ब्लैडर, क्योंकि जहां से स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकलती हैं जो उसके बाउल को, ब्लैडर को, उसके पैर के मूवमेंट को, उसके पेन सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है, वो कंट्रोल में ही नहीं है, वो कट गया कनेक्शन। तो अब उसका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा? अब उसका रिहेबिलिटेशन के लिए हर एस्पेक्ट पे अलग अलग काम करना होता है। अब अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पहले तो वो फ्लैसिड होता है, लोथ ऐसा पैर होता है, फिर एकाएक धीरे 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 उसमें टाइटनेस आने लगती है। अब उस टाइटनेस को स्पास्टिसिटी मेडिकल टर्म में कहते हैं। उस स्पास्टिसिटी को आप मेडिसिन से कंट्रोल भी करना है, प्लस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट देखना है, प्लस एक्सरसाइज प्रॉपर कराना है, एक्सरसाइज का साइड इफेक्ट को भी मैनेज करना है कि गलत एक्सरसाइज अगर पड़ गया तो दिक्कत हो गया। जैसे बहुत लोग जाते हैं, उनको एक्सरसाइज के नाम पे कुछ टेंस या आईआर ये सब लगा दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि मरीज को तो दर्द पता ही नहीं चल रहा है, ही कैन नॉट से कि कितना दर्द हुआ नहीं हुआ, तो अननेसेसरी वहां बर्न इंजरी होने का चांसेस होता है। गलत एक्सरसाइज अगर हो गया तो उसके पास वहां पे ज्वाइंट का प्रॉब्लम आ जाता है, इसको एचओ कहते हैं, हेटरोट्रोफिक ऑसिफिकेंस कहते हैं, तो वो बनने का रिस्क होता है। या वैसे मरीज जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, उसको कुछ भी सेंसेशन नहीं है, उसके पैर के ऊपर अगर गाड़ी भी चली जाएगी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। नाउ कैन यू इमेजिन कि वो उसको बेड सोर होता रहेगा बार बार। सो उस बेड सोर को भी मैनेज करना हम लोगों को पड़ता है, बेड सोर का प्रिवेंशन टेक्निक्स भी उसको बताना पड़ता है। सो वी हैव अ बिग टीम विच वर्क्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारी टीम में ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सबका रोल होता है, सोशल वर्कर, साइकियाट्रिस्ट, सबका रोल होता है, साइकोलॉजिस्ट, दे हैव अ बिग रोल टू प्ले। तो एवरी एस्पेक्ट बावल है। सपोज अब वो आदमी अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो कैथेटर लेके कहाँ कहाँ जाएगा व्हील चेयर पे? He also has to go and party. फंक्शनली उसको जॉब जाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि व्हीलचेयर पर तो मैनेज कर लेते हैं, व्हीलचेयर चलाना तो सीख लेते हैं, लेकिन बॉवेल वाला, ब्लैडर वाला पार्ट नहीं मैनेज हो पाता है। सो वी हैव टू ट्रेन देम
जैसा ब्लडर का यूरोडायनेमिक्स होता है, जैसे ब्लडर में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंगली मेडिसिन भी देना है, प्लस उसका फ्लूइड इनटेक का भी मैनेज करना है और यूरिन का आउटपुट भी मैनेज करना है. सो व्हाट वी डू इज वी टेल द पेशेंट टू लिव द लाइफ विद न्यू नॉर्मल. जितनी जल्दी वो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाते हैं, उतना रिहेबिलिटेशन आसान हो जाता है. सो अगेन इसमें सिर्फ डॉक्टर का रोल नहीं है, सिर्फ साइकियाट्रिस्ट का रोल नहीं है, पूरा सोसाइटी और फैमिली का रोल है. डॉक्टर, हम एक बात और चाहेंगे कि आप प्लीज अपने व्यूअर्स को बताइए कि इट इज आवर राइट टू आस्क अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन. जस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेके चले आते हैं, दवा खाते हैं, एक चीज ठीक होती है, दूसरी चीज साइलेंटली जो डैमेज होने लगती है. बहुत सी दवाओं का साइड इफेक्ट्स देखा गया है कि बहुत कुछ बॉडी में डैमेज कर देता है. तो आई वुड रियली वांट यू टू टॉक अबाउट दिस टू द व्यूअर्स. सी ये जो दवाई है और दवा का साइड इफेक्ट है, ये दो धारी तलवार है. इसका फायदा भी है, नुकसान का भी है. सो मैं तो अपने प्रैक्टिस में हर मरीज को बताता हूँ इसको इतना खाना है, इतनी बार खाना है, इतने साइड इफेक्ट्स है, इसका ये साइड इफेक्ट होता है और कैसे आपको मैनेज करना है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ any medical management is the follow up of the patient. I keep calling my patients कि 10 दिन में आइए, 1 महीने में आइए, 6 महीने में आइए, because once dose is stabilized और प्रॉपर डोज में मेडिसिन देंगे तो मेरे ख्याल से वैसा साइड इफेक्ट नहीं होता है. कुछ साइड इफेक्ट्स होता है जो मजबूरी में हमें लेने पड़ती है, जैसे कीमोथेरेपी अगर कैंसर के ट्रीटमेंट में चल रहा है तो वो मजबूरी है हमारी फॉर सर्वाइवर के लिए. अदरवाइज नॉर्मल मेडिसिन में वैसा साइड इफेक्ट नहीं होता है अनटिल अनलेस. हर चीज के लिए डॉक्टर को ब्लेम करना भी गलत होगा. हमारे समाज में चाय की दुकान पे डॉक्टर से ज्यादा ज्ञान लोग बांट रहे हैं और वो लोग जिंदगी को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं. ये फलाने ने ये दवाई खाया, उसको सूट कर गया, इसलिए तुम भी खाओ, और दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. उसके लिए फार्मेसी इंडस्ट्री भी थोड़ा बहुत जिम्मेवार है. हमारा विजिलेंस, फार्माको विजिलेंस की बहुत जरूरत है. ये ओवर द काउंटर हर मेडिसिन शुड नॉट बी अवेलेबल. इट शुड बी अवेलेबल ऑन अ रजिस्टर्ड प्रिस्क्रिप्शन ओनली. गूगल डॉक्टर्स भी आजकल लोग काफी बन गए. गूगल डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा है. फिर मुझे लगता है कि अब सोसाइटी ही ऐसी हो गई है कि सर्वज्ञानी लोगों के बीच में आप बैठे हैं, तो हम लोगों को दवा के साइड इफेक्ट से नहीं, सर्च इंजन के साइड इफेक्ट से भी बचने की जरूरत है. वो बहुत जरूरी चीज है. एब्सोल्युटली. ओवर स्मार्ट लोग स्मार्टफोन पे खाना मंगा रहे हैं और अब गृहिणियों ने किचन में जाना बंद कर दिया है. नतीजा ये होता है कि वो पीएमआर के ओपीडी आने लग गई हैं. क्यों आ रही हैं? ठेंगा दिखाने नहीं, अंगूठा दिखाने आती हैं, क्योंकि उनका बेस ऑफ फिंगर में ये रील देख देख के ऐसा ऐसा कर करके उन्होंने अपने अंगूठे का यहाँ पे मांस को खींच के रखा है. ये दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है. तो क्या रोटी बेलने से हो रहा है? नहीं 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 नहीं, रोटी बेलने से नहीं. फिर मैं रियलाइज करता हूँ ये कर क्या रहे हैं, तो देखता हूँ उनके बगल में उनका बच्चा बैठा हुआ है, वो भी यही अंगूठा का खेल कर रहा है, एकलव्य बना पड़ा है, अंगूठा बर्बाद कर रहा है अपना. ऐसा थोड़ा ही होता है. और बच्चे का क्या है, बिहेवियर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है. तो स्मार्टफोन तो साइड इफेक्ट दिखा रहा है अपना. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन आ रहा है सोसाइटी में कि एआई एंड रोबोटिक्स आर टेकिंग ओवर. तो क्या रिहैबिलिटेशन में या मेडिकल साइंस में ही या मेडिकल ट्रीटमेंट्स में वो ह्यूमन टच रह जाएगा कि दैट विल फेड अवे? एआई कितना भी एडवांस हो जाएगा, वर्ल्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन में डॉक्टर अभिनव सिंह का चेला ही रहेगा. वो अभिनव सिंह का गुरु नहीं बन सकता है या किसी मेडिकल प्रोफेशनल का गुरु नहीं बन सकता है. ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अभी नई बहुरिया है, नई बहू है. तो लोग अभी डांस में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं. तो बहू आएगी, बहू का मेहंदी का रंग उतरेगा, उसके बाद बहू का असली रंग दिखेगा. तो एआई इज अ न्यू बहू जिसकी तैयारी हो रही है. नाच गाने के साथ हम लोग जा रहे हैं, बारात लगेगी, शादी होगी, फिर देखी जाएगी. लेकिन यस, टाइम विल टेल. लेकिन आई स्टिल फील कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट एआई नहीं देगा, वो डॉक्टर ही देगा. बिकॉज अब मैं बताता हूँ, एक आदमी जो गांव के परिवेश में पला बढ़ा है, उसका पेन टॉलरेंस कंप्लीटली डिफरेंट होगा जो एक शहर में एक आदमी पला बढ़ा है, एक ललबबुआ है. उनका दोनों का अलग अलग डिफरेंस होगा. तो मैनेजमेंट भी डिफरेंट होगा क्योंकि उसका मसल स्ट्रक्चर, एक बोन का स्ट्रक्चर, बोन का डेवलपमेंट, सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट होगा कंपेयर टू समवन हु हैज लिव्ड लाइफ इन अ रॉयल फैमिली. और एआई हो या आजकल जो आपने कहा गूगल बाबा जो बन गए हैं, डॉक्टर गूगल बन गए हैं, तो दे आर ऑल जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट. हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट भी होता है. मेडिकल साइंस सिर्फ इंडिविजुअलाइज हो सकता है. दैट्स व्हाई यू हैव डिफरेंट डोज फॉर डिफरेंट पर्सन विद डिफरेंट डिजीजेस. तो स्पोर्ट्स इंजरी में आप श्योर डॉक्टर अभिनव
रिहैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि स्पोर्ट्स इंजरी में कैसे रिहैब सपोर्टिव रोल प्ले करता है? स्पोर्ट्स इंजरी में पीएमआर का बहुत बड़ा रोल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके व्यूअर्स डिसाइड करें वो कौन है। वो एक बहुत बड़े शख्सियत है, आई वोंट नेम हिम। तो वो जो शख्सियत है वो अपना भाऊ है। वो भाऊ जो है ना, कोई भी बॉलर हो, किसी भी स्पीड से बॉल फेंके, वो जितनी आसानी से चौका छक्का मारता है ना, उतनी आसानी से कोई नहीं मार पाता है। लेकिन उसी भाऊ को आप खड़ा कर दो बाउंड्री वॉल पे और उसे कहो कि भाऊ जरा बॉल फेंक के दिखा, वो बॉल नहीं फेंक पाएगा। इसीलिए वो अब अधिकतर देखोगे वो भाव जो अपना है ना, वो स्लिप में खड़ा होकर फील्डिंग करता है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। क्योंकि अगर किसी का मसल कहीं खिंच गया है तो उस मसल के ऊपर कैसे एक्ट करना है और कैसे जो इंजर्ड मसल है उसको सेव करना है। क्योंकि जब हम बैटिंग करते हैं तो एक अलग ग्रुप ऑफ मसल्स चौका छक्का लगाने के लिए यूज होता है, लेकिन जब हम बॉल फेंकते हैं तो कंधे का दूसरा मसल यूज होता है। तो कंधे को हमको बचाना भी है, क्योंकि हमें बैट्समैन की जरूरत भी है, उसकी बैटिंग की भी जरूरत है, और उसे एज अ फील्डर यूटिलाइज भी करना है। तो उसका जो पेन है या कोई शोल्डर डिसलोकेशन है या कोई भी जॉइंट में स्ट्रेन है या स्ट्रेन है, एंकल स्ट्रेन बहुत कॉमन होता है, तो उस पार्ट को भी मैनेज हम ही लोगों को करना है। आजकल क्या हो रहा है कि अपने यहाँ एक बहाली चल रही है लोगों के लिए। अभी पुलिस में आया है कि पुलिस में जाना है, जाना है, जाना है। हजारों लड़के आपको हर फील्ड में दौड़ते हुए मिल जाएंगे। उस हर दिन में हम 4-5 पेशेंट्स ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो आके बोल रहे हैं कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। और पैर में दर्द का एक कारण यह है कि उनको गलत ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके कारण वो स्ट्रेस फ्रैक्चर उसको कहते हैं, जो स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बोन और मसल पे पड़ रहा है, उसके कारण वो दर्द हो रहा है। अब वो मेरे पास ये टारगेट लेके आ रहे हैं कि अगले महीने मेरे एग्जाम है सर, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ने लायक बना दो। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके पेन को मैनेज करो, उसके मसल को रिपेयर करो, उसके बोन को रिपेयर करो, प्लस उसको इस लायक बनाओ। सो प्रॉपर ट्रेनिंग अंडर प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर अभिनव, आप हमें ये बताइए कि पैलेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? बहुत मतलब कि ये अनहर्ड है, बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा, आई एम श्योर। तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि ये क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट को या कोई भी डिजीज अगर किसी को हो रहा है उसका कुछ स्टेप्स होता है। फर्स्ट, मेडिकल साइंस में फर्स्ट प्रिवेंट इट। इफ यू कांट प्रिवेंट इट, ट्रीट इट। इफ यू कांट ट्रीट इट, रिहेबिलिटेट इट। इफ यू कांट रिहेबिलिटेट, देन पैलिएट इट। तो पैलिएशन इज ऐसे होता है जिसमें टर्मिनली इल पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कम है या लिमिटेड है, या लिमिटेशंस कुछ आ रहा है डिजीज के कारण, उसको देखते हैं। जैसे कैंसर पेशेंट? यस, जैसे कैंसर है, स्पेशली प्रोग्रेसिव कैंसर्स जिनको है। अच्छा। और उसका जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो सारा कुछ पैलिएटिव में काउंट होता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पैलिएटिव इज माई क्रश। मेडिकल साइंस में अगर मेरा बहुत सारा दायरा होता है, बहुत कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पैलिएटिव है। और क्रश होता है, वो आगे की चीज़ बाद में देखी जाएगी। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच। और अगेन स्कोप भी धीरे धीरे स्कोप बहुत ज़्यादा है पीएमआर की तरफ, लेकिन इट्स नॉट, तो इट विल ग्रो। तो ट्रीटमेंट में मतलब करते क्या है, ये क्या इसमें होता है? हाँ, इस पैलिएटिव का एक बहुत बड़ा पर्पस पैलिएटिव ट्रीटमेंट का होता है कि पेशेंट जैसे जैसे डिटोरिएट कंडीशन कर रहा है, टर्मिनली इल हो रहा है, मेन मोटो हमारा होता है कि उसका कम से कम हॉस्पिटल का चक्कर लगे और ज्यादा से ज्यादा समय वो घर में और परिवार के लोगों के बीच में रहे। लेकिन डिजीज प्रोग्रेशन हो रहा है तो डिजीज प्रोग्रेशन के कारण सिम्टम भी आएगा, उन सिम्टम्स को भी मैनेज करना है विथ द प्रोग्नोसिस। रिहेबिलिटेशन में भी वही है, रिहेबिलिटेशन में पेशेंट स्टेबल होता है, इसमें डेथ इज नियर बाय। नियर बाय वो कभी भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 6 महीना भी होता है, वो बीमारी टू बीमारी वो बदलता है। सो ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल कॉम्प्लिकेशंस हैज टू बी मैनेज्ड बाय पैलिएटिव फिजिशियन। सपोज कोई किसी आदमी को बोन का कैंसर है, उसको सारा ट्रीटमेंट हो गया, बट वी नो दैट इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस। तो उस प्रोग्रेशन के कारण पेन तो आएगा ही, लेकिन वो आदमी चल नहीं पाएगा, एंड तो वो चाहता है कि हम एक्टिव लाइफ लीड करें। देन वी हैव टू टीच देम हाउ टू मोबिलाइज ऑन व्हील चेयर, कैसे अपने हिप या जो भी बोन है उसका फ्रैक्चर को कैसे प्रिवेंट करें, उस
के कारण अगर कोई कैल्शियम बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाता है तो उसका जो हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, तो उस डिजीज को का रिस्क होता है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक्टिविटी घटी हुई है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें एक एक चीज को। या किसी को बार बार नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो वो छोटा छोटा कॉम्प्लिकेशन मरीज के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो सब कुछ को मैनेज करना पैलिएटिव के अंडर में आता है। कीमो में भी ये यस, कीमो में भी बहुत रोल है पैलिएटिव का। कैंसर के हर स्टेज में पैलिएटिव हैज इट्स ओन रोल। तो आपका इतना लंबा सफर होता है, 100 किलोमीटर्स अप एंड डाउन एवरी डे, तो आप कैसे, मतलब आपका क्या डी स्ट्रेस का मंत्र? सिंगल लाइफ, एक ही डी स्ट्रेस का मंत्र है, जिंदगी जियो मजे में। डोंट वरी कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या समझ रही है। डोंट वरी अबाउट इट, एंजॉय योर लाइफ, फॉलो योर पैशन। दूसरा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए एक ही उपाय है, देसी लाइफ स्टाइल जो हमारे बाप दादा जीते थे, वो जिंदगी दोबारा लोगों को जीनी ही पड़ेगी। आई टोटली एग्री विद यू। यस, क्योंकि आज के डेट में देखिए 40-45 साल में लोगों को डायबिटीज हो रही है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद एक पेशेंट हूँ। मेरा चश्मा आप देख रहे हैं, मेरे बाबा, मेरे ग्रैंडफादर 85 ईयर्स के थे। 85 ईयर्स में वो ना कोई चश्मा पहने, ना उनको उठने बैठने में घुटने की कोई तकलीफ हुई। आराम से वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, दिन भर में 4-4 मैगजीन पढ़ते थे और लाइफ मजे में जीते थे। आज के डेट में हमारे जनरेशन का कितना आदमी 85 ईयर्स ओल्ड में बिना बीमारी के रह सकता है? बीमारी 40, 45, 50 में तो हार्ट अटैक से और कार्डियक अरेस्ट से लोग मर जाते हैं। बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल। देसी लाइफ स्टाइल ही सॉल्यूशन है अल्टीमेटली। जाना पड़ेगा कि गांव में जैसे लोग रहते थे वैसे ही रहना होगा। तो ये आपका डी स्ट्रेस मंत्र है। यस। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिनव। इतना अच्छा खासा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, खान है नॉलेज का, कि इतने इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी, एंड स्पेशली रिलेटेड टू पीएमआर, बिकॉज लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, आई एम 100% श्योर कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि अब पीपल विल स्टार्ट यूजिंग पीएमआर एज एन ऑप्शन। जब भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई बीमारी की बात होगी तो पीएमआर भी कंसिडर किया जाएगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जच्चा का, बच्चा का, चचा का, बाप का, दादा का, सबका पीएमआर में इलाज होगा ही। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस पॉडकास्ट के बाद लोग पीएमआर के बारे में और जानें और अवेयर हों और उसको अपनी लाइफ में यूज करें। And this is a small little token from the team of Podcast India. Yes, thank you. And we will see you in the next episode of Podcast India, because every pause has a Purpose. purpose. Thank you. Right.